Hello बच्चा पारी, this is विभूति खरे, your chemistry educator. Welcome back to our channel class 9th by अड्डा 24/7. और आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 9th केमिस्ट्री के थर्ड चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के MCQs, मतलब आज होगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। इस चैप्टर का वन शॉट लेक्चर ऑलरेडी चैनल पर है, तो अगर आप बच्चों ने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूँगी कि आप एक बार जाकर के इस चैप्टर का वन शॉट देख लो, ताकि अब हम जब इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो वो आपसे और बेहतर तरीके से बन जाएं। तो आज के लेक्चर का तो टारगेट मैंने सेट कर दिया है कि आज हमें एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पर MCQs को करना है सॉल्व। ठीक है, तो आ जाओ अपने टारगेट को अचीव करने के लिए हम शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। और देखो क्या हुआ है, बातों ही बातों में आ चुका है आज के सेशन का पहला सवाल आपके सामने। तो ज़रा देखते हैं कि ये फर्स्ट क्वेश्चन एग्जैक्टली हमसे क्या पूछना चाहता है। द फॉर्मूला ऑफ द सल्फेट ऑफ एन एलिमेंट X इज X2SO4 होल थ्राइस। द फॉर्मूला ऑफ नाइट्राइड ऑफ एलिमेंट X विल बी। किसी एलिमेंट की बात की जा रही है, कौन सा एलिमेंट है नहीं पता, बस ये बोला जा रहा है कि हाँ कोई एलिमेंट X है और उसने क्या करा, सल्फेट आयन के साथ जुड़ करके या मिल करके बना लिया अपना सल्फेट कंपाउंड। और उसका फॉर्मूला भी आपको दे रखा है कितना, X2SO4 होल थ्राइस। अब ये तो गिवन है, पूछा आपसे ये जा रहा है कि जब सेम एलिमेंट X नाइट्राइड आयन के साथ में जुड़ेगा और अपना नाइट्राइड कंपाउंड बनाएगा तो उस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा। चार ऑप्शंस आपको दे रखे हैं ABCD, इनमें से आपको जो भी लगता है कि हाँ भाई ये बनेगा फॉर्मूला, आपको वो चूज कर लेना है। देखो क्लास 9th में आकर के आप इस चैप्टर में पहली बार कंपाउंड्स के फॉर्मूले बनाना सीखते हो, बस उसी के ऊपर ये सवाल है कि कोई एक एलिमेंट X है, उसका कोई आयन बनेगा, है ना, जो भी आयन बनेगा नहीं पता, वो आयन क्या करेगा, एलिमेंट X का सल्फेट आयन के साथ में जुड़ेगा, सल्फेट कंपाउंड बन जाएगा। फॉर्मूला आपको दे दिया गया है। सेम एलिमेंट X का सेम वही आयन जब नाइट्राइड आयन के साथ में जुड़ेगा तो वो नाइट्राइड कंपाउंड बनाएगा, है ना। तो वो जो नाइट्राइड कंपाउंड बनेगा उसका फॉर्मूला आपको बताना है, यानी कि एक कंपाउंड का फॉर्मूला आपको दिया गया है, दूसरे कंपाउंड का फॉर्मूला आपको बताना है। तो मैं काम करती हूँ, आपको जल्दी से एक बार ना कंपाउंड्स के फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं वो जल्दी से मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ, रिकैप अपन कर लेते हैं। ठीक है, देखो बेटा, कंपाउंड्स के फॉर्मूले अगर आप बनाना चाहते हो तो इसके लिए आपको वैलेंसी का आइडिया होना चाहिए। जो भी आयंस बनते हैं, कैटायंस या एनायंस, उनके ऊपर जो उनके रिस्पेक्टिव चार्जेस आते हैं, आपको उन चार्जेस का भी आइडिया होना चाहिए। यानी कि वैलेंसी और जो कैटायंस एनायंस हैं उनके ऊपर जो उनके रिस्पेक्टिव चार्जेस होते हैं, उन सब का आइडिया, उन सब की नॉलेज आपको होनी चाहिए, तब जा करके आप क्या कर सकते हो, फॉर्मूले बना सकते हो किसी भी कंपाउंड के। ठीक है, चलो जैसे मान लो कि मैं एक कंपाउंड का फॉर्मूला बनाना चाहती हूँ। मेरे पास कंपाउंड है सोडियम का, कौन सा ले लें, सोडियम सल्फेट ले लें, क्योंकि यहाँ पर भी सल्फेट कंपाउंड की ही बात की जा रही है तो आप रिलेट कर पाओगे। तो मेरे पास एक कंपाउंड है सोडियम सल्फेट, नाम क्या है बेटा, सोडियम सल्फेट, सोडियम का ये कंपाउंड है। ठीक है, मुझे इसका फॉर्मूला बनाना है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी, पहली स्टेप क्या होगी, लेफ्ट साइड में मैं लिख दूंगी कैटायन, और फिर सेकेंड स्टेप में मैं क्या करूंगी, राइट साइड में मैं लिख दूंगी एनायन। फिर थर्ड स्टेप में क्या होगा, जो कैटायन एनायन मैं लिखूंगी उनके नीचे मैं उनके रिस्पेक्टिव चार्जेस भी लिख दूंगी। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगी, क्रिस क्रॉस कर दूंगी। फिर लास्ट स्टेप में क्या होगा, फॉर्मूला बन जाएगा। बस इतनी सी तो बात होती है। तो मुझे बनाना है सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला, तो इसके लिए पहली स्टेप क्या होगी, मैं लेफ्ट साइड में लिखूंगी कैटायन। कैटायन किसका बनेगा बेटा, सोडियम का ही बनेगा। ठीक है, ये लिख दिया मैंने सोडियम का कैटायन, पहली स्टेप होगी। अच्छा, लेफ्ट साइड में ही लिखना है, राइट में नहीं लिखना है, बीच में नहीं लिखना है, लेफ्ट में ही लिखना है। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया क्या, सोडियम कैटायन। अब राइट में मैं क्या लिखूंगी, एनायन। एनायन क्या होगा बेटा, एनायन होगा सल्फेट। भाई सोडियम क्या करेगा, मेटल एटम है ना, सोडियम क्या है बेटा, मेटल है ना, अपन ने पढ़ रखा है ना कि अपने मेटल क्या करते हैं, अपने मेटल एटम्स क्या करते हैं, कैटायंस बनाते हैं, पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। अगर आपको एकदम से कैटायन एनायन याद नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, समझती हूँ मैं, 9th में आए हो, पहली बार पढ़ा है, थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो इसीलिए मैं बार बार बोल देती हूँ कि अपने जो मेटल एटम्स होते हैं वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके क्या करते हैं बेटा, पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, कैटायंस बनाते हैं। तो ये मैंने लिख दिया कैटायन सोडियम का।
राइट साइड में मैंने सल्फेट आयन लिखा है, यानी कि ये क्या होगा, नेगेटिव आयन है, ये एनायन है, ठीक है। तो पहली 2 स्टेप तो हो गई। अब तीसरी स्टेप में मैं क्या करूँगी, इनके नीचे इनके रिस्पेक्टिव चार्जेस लिख दूंगी। तो सोडियम आयन के ऊपर बेटा चार्ज कितना होगा, +1। आप बोलोगे कि मैम आपको कैसे पता चला, अरे तुम्हें भी पता होना चाहिए बेटा। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनता है, 2,8,1। सोडियम का एटॉमिक नंबर इज 11 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनता है, 2,8,1। आउटर मोस्ट शेल में देखो बेटा, वैलेंस शेल में देखो, सोडियम एटम के आउटर मोस्ट शेल में देखो, वैलेंस शेल में देखो, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1। ऑक्टेट रूल क्या बोलता है, होने चाहिए 8। हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स, केवल 1। 7 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। कौन ला करके देगा इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स, ताकि ये लाइफ में स्टेबल हो जाए, इसको नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए? कोई ला करके नहीं देगा बेटा, कोई इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स ला करके नहीं देगा। तो फिर ये सोडियम का एटम बोलेगा कि इस एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण है, इस एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण मेरी स्टेबिलिटी जा रही है, मैं गुस्से में इसी को क्या करता हूँ, अपने एटम से बाहर निकाल करके फेंक देता हूँ। तो जब भी कोई एटम बेटा एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, वो क्या बन जाता है, पॉजिटिव आयन बन जाता है, कैटायन बन जाएगा। तो यहाँ पर भी देखो यही होने वाला है कि सोडियम एटम से क्या बन जाएगा, सोडियम एटम से यहाँ पर बनने वाला है सोडियम आयन। सोडियम एटम से बन जाएगा सोडियम आयन। कौन सा आयन, पॉजिटिव आयन, जिसको अपन बोलते हैं कैटायन। जब भी किसी एटम ने इलेक्ट्रॉन को या इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया, एटम से बाहर निकाला, तो वो पॉजिटिव आयन ही बनेगा, वो कैटायन ही बनेगा। तो सोडियम एटम से क्या बन गया, सोडियम आयन बन गया। अब इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव तो आएगा, लेकिन कितना पॉजिटिव आएगा, 1 पॉजिटिव आएगा, +1 चार्ज। आप बोलोगे कि मैम प्लस चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, वो तो पल्ले पड़ गया। क्यों, क्योंकि इस एटम ने अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। कोई एटम बस अपने एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज भर कर दे, बाहर भर निकाल दे एटम से, वो पॉजिटिव आयन बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मैम ये तो समझ में आ गया, लेकिन +1 ही चार्ज क्यों आया, क्योंकि एटम ने केवल एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। अगर दो, मान लो कोई दूसरा एटम होता, सोडियम तो नहीं, कोई दूसरा एटम होता किसी दूसरे एलिमेंट का, तो वो अगर अपने 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालता एटम से, तो +2 चार्ज आता उसके आयन पर। अगर कोई दूसरे एलिमेंट का एटम अपने 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को एटम से बाहर निकालता, तो उस एटम के आयन के ऊपर जो है ना, पहली बात तो पॉजिटिव आयन बनता और उसके ऊपर चार्ज कितना आता, +3 आता। तो वो डिपेंड करता है एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है तो +1 चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया सोडियम आयन के नीचे उसका रिस्पेक्टिव चार्ज +1। सल्फेट आयन बेटा पॉलीएटॉमिक आयन है, इसका तो जो चार्ज है, इसके ऊपर जो चार्ज लगता है वो तो आपको याद करना पड़ेगा, कितना, -2 है ना, -2। अब क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में। भाई कैटायन अनायन लिख दिए, उनके नीचे उनके रिस्पेक्टिव चार्जेस लिख दिए। अब क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस कर देंगे। मतलब सोडियम के पास आ जाएगा सल्फेट का 2 और सल्फेट के पास आ जाएगा सोडियम का 1। प्लस माइनस जहां लिखे उनको वहीं छोड़ दो, तुम तो बस नंबर से मतलब रखो। तो सोडियम के पास आ जाएगा 2, सोडियम के पास आ जाएगा 2 सल्फेट का। तो मैं यहाँ पे मैंने लिख दिया सोडियम और उसके नीचे मतलब उसके सबस्क्रिप्ट में अब मैं क्या लिख दूंगी, 2, जो कि किसका है, सल्फेट का है, लेकिन आ गया है सोडियम के पास, ठीक है। फिर सल्फेट लिखूंगी और सल्फेट के पास क्या आया है, सोडियम का 1 आया है। तो ये ब्रैकेट के अंदर सल्फेट को करके मैंने बाहर क्या लिख दिया, सबस्क्रिप्ट में 1। लेकिन नियम क्या बोलता है, नियम बोलता है कि अगर 1 है तो आप उसको हटा सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर फॉर्मूला देखो क्या बन गया, Na2SO4, ये बन गया आपका सोडियम सल्फेट कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ऐसे अपन बेटा फॉर्मूले बनाते हैं, ठीक है। अब आपको क्या बोला गया है, वापस से बेटा क्वेश्चन पे आते हैं। रिकैप तो हो गया है, कैसे बनते हैं फॉर्मूले कंपाउंड्स के, वो हो गया है। अब जो एलिमेंट X है उसके सल्फेट का जो आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, एक्चुअली पता है क्या करना पड़ेगा आपको, इस फॉर्मूले से जो एलिमेंट X का एटम का, मतलब जो भी एलिमेंट X है उसके एटम का जो आयन बनेगा, उस आयन के ऊपर चार्ज कितना डेवलप होगा, आपको इस फॉर्मूले से वो डिकोड करना है। अगर वो पता चल गया तो फिर तो क्या ही है, फिर तो बच्चे भी सॉल्व कर ले जाएंगे इस सवाल को, ठीक है। तो आ जाओ अपन क्या करते हैं, अब अपन इस फॉर्मूला को डिकोड करते हैं। X2SO4 होल थ्राइस। देखो बेटा, सोडियम सल्फेट का जो ये फॉर्मूला है ये कैसे बना था, सोडियम के नीचे उसके सबस्क्रिप्ट में जो 2 लिखा था, है ना, ये देखो जो 2 है ये एक्चुअली सल्फेट का था,
और सल्फेट के सबस्क्रिप्ट में नीचे जो 1 लिखा था वो एक्चुअली सोडियम का था, तो क्रिस क्रॉस यहाँ पर होता है कि नहीं होता? तो सोडियम के नीचे जो लिखा है नंबर वो एक्चुअली सल्फेट का था, और सल्फेट के नीचे सबस्क्रिप्ट में जो नंबर लिखा है वो एक्चुअली सोडियम का था। तो यहाँ पर भी वही होगा ना बेटा, यहाँ पर भी वही होगा कि सल्फेट के सबस्क्रिप्ट में नीचे जो नंबर लिखा है वो एक्चुअली किसका है? वो एक्चुअली है ये एक्स का, मतलब जो एक्स एलिमेंट का जो आयन बना है ना, उस आयन के ऊपर चार्ज कितना है बेटा? उस आयन के ऊपर चार्ज है 3, और X के नीचे उसके सबस्क्रिप्ट में जो 2 लिखा हुआ है बेटा, ये एक्चुअली किसका है? सल्फेट का है। तो सल्फेट के बारे में तो ऑलरेडी अपन देख ही चुके हैं ना, सल्फेट के ऊपर तो अपन ऑलरेडी देख चुके हैं कि चार्ज कितना आता है, -2। तो जिस तरीके से सोडियम के पास जो नंबर आया वो एक्चुअली सल्फेट का था, और सल्फेट के पास जो नंबर आया वो एक्चुअली सोडियम का था, यहाँ पर भी वही करना है कि X के पास जो नंबर आया वो एक्चुअली सल्फेट का है, और सल्फेट के पास जो नंबर आया वो एक्चुअली किसका है? X का है। तो सल्फेट आयन के ऊपर चार्ज पता है हमें, यहाँ से भी हमने और प्रूव कर लिया कि हाँ सल्फेट आयन के ऊपर चार्ज कितना होता है? -2, और जो अपना X एलिमेंट है उसका जो आयन बना है उसके ऊपर चार्ज कितना होगा? +3। आप बोलोगे कि मैम 3 तो समझ में आ गया क्योंकि सल्फेट के पास 3 है तो वो X का ही है, लेकिन ये +3 चार्ज है, ये कैसे साबित हुआ? -3 भी तो हो सकता है बेटा, जो तुम्हारा कंपाउंड है वो एक कैटायन एक एनायन से ही तो बनेगा। एनायन तो हो चुका है ना तुम्हारा, नेगेटिव आयन तो हो चुका है सल्फेट, अब वो जुड़ेगा किससे? वो एक पॉजिटिव आयन, वो एक कैटायन से ही तो जुड़ेगा ना। तो अब जो चार्ज है, मतलब अब जो आयन है वो पॉजिटिव आयन ही है, उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव ही रहेगा। तो X जो आयन तुम्हारा बनेगा, एलिमेंट X का जो आयन बनेगा, उसके ऊपर चार्ज कितना है बेटा? +3। यही तो हमें पता करना था। अब हम क्या कर सकते हैं? नाइट्राइड के साथ जो है बना सकते हैं कंपाउंड, ठीक है। तो देखो, जो X एलिमेंट का जो आयन है उसके ऊपर चार्ज कितना हमने डिकोड कर लिया है? +3। जो नाइट्राइड आयन होता है बेटा, वो आपको याद रखना पड़ेगा, नाइट्राइड आयन के ऊपर चार्ज होता है -3। जैसे सल्फेट के ऊपर अपन ने याद किया ना -2, वैसे ही नाइट्राइड आयन के ऊपर चार्ज कितना होता है? -3। अब कैटायन एनायन लिख दिया, उनके नीचे आपने उनके रिस्पेक्टिव चार्जेस लिख दिए। अब कैंसिल कर दो, +3 -3 से कटेगा तो +1 -1 बचेगा, प्लस माइनस को यहीं छोड़ दो, क्रिस क्रॉस कर दो, x के पास आ जाएगा n का 1, n के पास आ जाएगा x का 1, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? xn। बस यही तो बनाना था आपको। तो ऑप्शन सी में बोला जा रहा है यही है कि xn टाइप का कंपाउंड का फॉर्मूला, मतलब xn टाइप का फॉर्मूला बनेगा अपने नाइट्राइड कंपाउंड का, एलिमेंट x के नाइट्राइड कंपाउंड का फॉर्मूला क्या बनेगा? xn टाइप का बनेगा। बना दिया। आई होप एक्सप्लेन कर दिया है मैंने, तो आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसी खुशी में आ जाओ, ये इसको क्या हो गया? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूल्स खिसक गया है बेटा अपनी जगह से। एनीवेज, चलो बात करते हैं अपन अपने सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ x इज 106। x अमंग द फॉलोइंग इज, कोई कंपाउंड है बेटा और उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो कितना आ रहा है? 106 आ रहा है। एक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ रहा है 106, तो आपको बताना है कि वो कौन सा कंपाउंड है। ऑप्शन ए देखो क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। बेटा कंपाउंड्स को उनके फॉर्मूले के हिसाब से पहचानना सीखो। ऑप्शन ए में क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन बी में है देखो SO3, ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। देखो दो गैस, जैसे ऑक्सीजन गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, वैसे ही सल्फर की भी गैसेस होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड, और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी होती है, ठीक है, ये वही है। ये है सोडियम कार्बोनेट और ये है अपना नमक सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो इन चारों में से आपको कोई एक ऐसा कंपाउंड चूज करना है जिसका फॉर्मूला कितना बनेगा? 106 बनेगा, 106U बनेगा। तो अच्छा, एक बेटा अपन मॉलिक्यूलर मास, एक मिनट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या मैं इतनी देर से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोल रही हूं इस सवाल में? अगर मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोला है बेटा तो आई एम सॉरी, एक्चुअली मैं मॉलिक्यूलर मास की बात कर रही हूं। 4 कंपाउंड्स आपको गिवन है, इनमें से मैं करेक्ट करती हूँ अपने आप को अगर मैंने गलती से फॉर्मूला बोल दिया है कहीं, तो 4 कंपाउंड यहाँ पर आपको गिवन है बेटा। इन कंपाउंड्स में से आपको एक ऐसा कंपाउंड चूज करना है जिसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? 106U है, ठीक है।
तो बताओ कौन सा होगा ABCD में से। देखो मॉलिक्यूलर मास अपन निकालते कैसे हैं, एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं या एक मॉलिक्यूल को जितने भी एटम्स ने मिलके बनाया है उन सारे ही एटम्स के मासेस को अपन ऐड कर देते हैं। एक मॉलिक्यूल को जितने भी एटम्स ने बनाया है उन सारे ही एटम्स के मासेस को अपन ऐड कर देते हैं, तो अपने पास अल्टीमेटली क्या जाता है, उस मॉलिक्यूल का मास आ जाता है, मॉलिक्यूलर मास आ जाता है। तो जैसे मान लो कि मेरे पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, कंपाउंड है, और इसका तुम्हें मैंने एक मॉलिक्यूल दे दिया, कैल्शियम कार्बोनेट कंपाउंड का तुमको मैंने एक मॉलिक्यूल दे दिया। वो मॉलिक्यूल कैसा दिखेगा, वो मॉलिक्यूल देखो ऐसा दिखेगा, CaCO3, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में तुम्हें कैल्शियम का एक एटम मिलेगा, कार्बन का भी एक एटम मिलेगा, और क्योंकि ऑक्सीजन के सबस्क्रिप्ट में नंबर 3 लिखा हुआ है यानी कि इसके एक मॉलिक्यूल में तुम्हें कैल्शियम का एक एटम, कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन के 3 एटम्स मिलेंगे। तो अगर तुमको इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है बेटा, तो तुम कैसे निकालोगे, इस एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए जितने भी एटम्स आए सभी के मासेस को तुम ऐड कर दोगे, तो तुम्हारे पास इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। सिमिलरली तुम्हारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड है, इसका एक मॉलिक्यूल ऐसा दिखता है, इस एक मॉलिक्यूल में देखो सल्फर का एक एटम है और ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं, सारे एटम्स के मासेस को ऐड कर दोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा, यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड का। ऐसे यहाँ पर भी तुम्हें करना है, ऐसे यहाँ पर भी करना है। तो अगर मुझसे कोई पूछेगा तो पता है मैं क्या करूँगी, मुझे नहीं पता ABCD में से कौन है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस बात के लिए तो श्योर हूँ कि D तो बिल्कुल भी नहीं है। आप बोलोगे कि क्यों मैम, जब आपको ये नहीं पता कि ABCD में से कौन है, क्योंकि कैलकुलेट करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, आप इतने गारंटी के साथ कैसे बोल सकती हो कि वो D नहीं है, वो D नहीं है, ये कैसे पता? क्योंकि बेटा मुझे ये पता है कि सोडियम के एक एटम का मास होता है 23U, सोडियम के एक एटम का मास होता है 23U, ये मुझे पता है। और मुझे ये भी पता है कि क्लोरीन के एक एटम का मास होता है 35.5U, मतलब कि डेसिमल में आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है। तो अगर इन दोनों ही एटम्स के मासेस को मैं ऐड करूंगी तो जो टोटल मास आएगा, जो मॉलिक्यूलर मास आएगा, वो डेसिमल में आएगा। लेकिन मुझे जो सवाल में दिया गया है मास, मॉलिक्यूलर मास, वो तो डेसिमल में है नहीं, तो इसलिए D नहीं होगा, मैं इसको नहीं करूँगी सॉल्व। तो बचा ABC, उसको सॉल्व कर लेते हैं, आ जाओ। सबसे पहले अपन कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। यहाँ पर देखो कैल्शियम का एक एटम है, कैल्शियम के एक एटम का मास होता है 40U। कार्बन के एक एटम का मास होता है 12U। ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16U, लेकिन यहाँ पर 3 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, ठीक है, तो एक एटम का मास होता है 16U, तो 3 एटम्स का मास कितना हो जाएगा, इंटू 3 कर दो, 48U आ जाएगा। अब इन तीनों को ऐड कर दो, मैथ्स करनी पड़ेगी, ये हो जाएगा 10, 8, 9, 100, सॉरी 10, तो ये आ जाएगा 100U। तो कैल्शियम कार्बोनेट का बेटा मॉलिक्यूलर मास आया है 100U, ठीक है। तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि हमें कितना चाहिए, 106 चाहिए। नेक्स्ट अपन निकालते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड का। सल्फर के एक एटम का बेटा मास होता है 32U, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। सल्फर एटम जो है, एक एटम का मास होता है 32U। ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है, बताया ही है मैंने आपको, 16U, तो 3 का कितना हो जाएगा, 48U। ऐड कर दो बेटा 48 और 32 को, 7 और ये 8, 80U। कितना आ गया, 80U। ये भी नहीं होगा, लास्ट बचता है बेटा सोडियम कार्बोनेट, आ जाओ उसी को देख लेते हैं। अरे ये क्या हुआ, सोडियम के एक एटम का मास होता है 23U, लेकिन यहाँ पर सोडियम के देखो 2 एटम्स हैं, तो इंटू 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 46U। कार्बन का एक एटम है, उसका मास हो गया 12U। ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं, तो 3 एटम्स का मास अब मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, कितना हो जाता है, 48U। अब इन तीनों को ऐड कर लो, 46, 48, 12, 10, 16,
8 9 10, ये आ गया 106। तो जो सोडियम कार्बोनेट है बेटा उसका आ गया है मॉलिक्यूलर मास 106 U। यही हमें चाहिए था, हमें एक ऐसा ही कंपाउंड चूज करना था जिसका मास कितना हो, मॉलिक्यूलर मास 106 U। तो वो हमें मिल गया है सोडियम कार्बोनेट। तो यही होगा इस सवाल का सही जवाब, ऑप्शन सी। ठीक है, चलो अगले सवाल पे आते हैं। द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय इट्स। एक एलिमेंट की वैलेंसी आपको कैसे पता चलेगी? ऑप्शन ए एटॉमिक नंबर से, ऑप्शन बी मास नंबर से, ऑप्शन सी नंबर ऑफ प्रोटॉन से, या लास्ट ऑप्शन डी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी आउटर मोस्ट शेल। भाई मेरे हिसाब से तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन डी होना चाहिए। वैलेंसी का मतलब ही क्या होता है बेटा? एक एलिमेंट की वैलेंसी का मतलब क्या होता है कि उस एलिमेंट का एटम जब किसी दूसरे एटम या एटम्स के साथ में जुड़ेगा, ठीक है, तो कितने बॉन्ड बनाएगा। बॉन्ड फॉर्मेशन, देखो बेटा ये बात तो आपको पता होनी चाहिए कि कोई भी एटम हो, चाहे वो मेटल एटम हो चाहे वो नॉन मेटल एटम हो, जब भी वो कोई कंपाउंड बनाता है, जब भी वो कोई बॉन्ड बनाता है, ठीक है, तो उस एटम के आउटरमोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, हमेशा वही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। भाई कंपाउंड के बनने का मतलब ही क्या है कि एटम जो है वो किसी ना किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा। एक बॉन्ड बनाएगा, दो बनाएगा, तीन बनाएगा, कितने भी बनाए, लेकिन हमेशा ध्यान रखना है आपको कि हर एक एलिमेंट के एटम के आउटरमोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, हमेशा वही बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे। बॉन्ड पार्टिसिपेशन में हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही करते हैं। जैसे कि मान लो कि कार्बन है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2,4। तो जब ये कार्बन का एटम बॉन्ड बनाएगा, जब ये कार्बन का एटम बॉन्ड बनाएगा किसी के साथ, तो बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होगा, आउटरमोस्ट शेल में आपको जो इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं बेटा, जो आपको आउटरमोस्ट शेल में इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स नहीं बॉन्ड बनाते हैं। तो एक एटम जब भी बॉन्ड बनाएगा उसके हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन है, एटॉमिक नंबर उसका कितना है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में जो आपको 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं बेटा, ये 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। और कितने नंबर ऑफ बॉन्ड बना रहा है कोई भी एटम अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए, वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। जैसे मान लो कि मुझे चलने के लिए दो लोगों का हाथ पकड़ना ज़रूरी है, तो मैं क्या करूँगी, मैं इस अपने हाथ से किसी एक इंसान का हाथ पकड़ूंगी, मैं अपने लेफ्ट हैंड से किसी दूसरे इंसान का हाथ पकड़ लूँगी। यानी कि राइट हैंड से भी मैंने एक इंसान का हाथ पकड़ा और लेफ्ट हैंड से भी मैंने दूसरे इंसान का किसी का हाथ पकड़ा। तो यहाँ पर मैंने 2 लोगों के हाथ पकड़े हैं। या आप ये भी बोल सकते हो कि मेरे 2 हाथ यहाँ पर दूसरे हाथों के साथ में जुड़े हुए हैं, तो मेरी वैलेंसी क्या हो जाएगी 2। ठीक है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन की जो कैपेसिटी होती है दैट इज वैलेंसी। तो देख सीधी सी बात है ना कि वैलेंसी मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन की कैपेसिटी। बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व कौन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो उसी पे वैलेंसी डिपेंड करेगी। अंदर वाले शेल्स में कितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो उससे फर्क पड़ता है वैलेंसी पर। तो इस सवाल का सही जवाब होगा इसलिए ऑप्शन डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 12 grams of carbon burns completely in 40 grams of oxygen in a closed container, the product has, बहुत ही बढ़िया सवाल है। पहली बात तो ये समझो बेटा कि जब कार्बन को जलाया जाता है ऑक्सीजन के साथ, कहने का मतलब यह है कि कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब भी कार्बन जलेगा यानी कि उसकी रिएक्शन होगी ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ठीक है, ये मैंने इक्वेशन लिख दी है और इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, बैलेंस भी कर सकते हैं, इसको अपन बैलेंस भी कर सकते हैं। ठीक है, कार्बन का देखो लेफ्ट साइड में एक एटम है, राइट में भी एक ही एटम है। ऑक्सीजन के देखो लेफ्ट साइड में 2 एटम्स हैं, राइट में भी 2 हैं, यानी कि इक्वेशन अपनी क्या हो गई है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, अब सवाल में जो दिया है वो तो अपन देख लेंगे, लेकिन उसके पहले अगर हम ये पता लगाएं कि जब कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है
और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, तो यहाँ पर मासेस का क्या जो है ना हिसाब किताब होता है। भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है मासेस कंजर्व रहेंगे, मासेस ना डिस्ट्रॉय होंगे, ना नया मास बनेगा। जितना मास आपके पास टोटल रिएक्शन के पहले होता है एग्जैक्टली उतना ही टोटल मास आपको रिएक्शन के बाद में भी मिलना चाहिए। मासेस कहीं भी डिस्ट्रॉय नहीं होने चाहिए, है ना। वो तभी होता है जब सारे एलिमेंट्स के एटम्स का नंबर दोनों साइड में क्या हो, बराबर बराबर हो। तो यहाँ पर देखो कार्बन का एक एटम है, कार्बन के एक एटम का मास कितना होता है बेटा 12U। यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, एक एटम का मास कितना होता है 16U, इंटू 2 कर दो क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, तो कितना हो जाएगा 32U। टोटल अगर मास में आपसे बोलूँ निकालो रिएक्टेंट्स का, तो कैसे निकालोगे, कार्बन का मास, कार्बन के एक एटम का मास प्लस ऑक्सीजन के 2 एटम्स का मास, तो 32U 12U कितना हो जाएगा 44U। क्या आपको इतना ही मास रिएक्शन के बाद में भी मिलेगा प्रोडक्ट्स में? भाई यही होता है ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट्स में हमें, या आप ये बोल सकते हो कि रिएक्शन के पहले हमारे पास टोटल मास कितना है 44U, तो एग्जैक्टली इतना ही मास आपको रिएक्शन के बाद में भी मिलना चाहिए। क्या बन रहा है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के एक मॉलिक्यूल में देखो कार्बन का एक एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, तो मासेस ऐड कर दो कितना आ जाएगा 44U। बधाई हो कि जितना मास आपके पास रिएक्शन के पहले था दैट इज 44U, उतना ही मास एग्जैक्टली आपको रिएक्शन के बाद भी मिल रहा है, यानी कि मासेस क्या हो रहे हैं, कंजर्व्ड हो रहे हैं। ये पल्ले पड़ गया। अब मेरी बात सुनो, जब आप 12U, या यहाँ पर अपन U को ग्राम से भी रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जो U लिखा है ना यूनिफाइड मास, आप इसकी जगह पे ग्राम भी लिख सकते हो, ग्राम एटॉमिक मास G, मतलब ग्राम्स भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि 12 ग्राम कार्बन को कंप्लीटली जलाने के लिए कितनी ग्राम ऑक्सीजन चाहिए 32 ग्राम्स। अरे U को बेटा ग्राम से रिप्लेस कर दो, ठीक है। 12 ग्राम कार्बन को कंप्लीटली जलाने के लिए कितने ग्राम ऑक्सीजन चाहिए है 32 ग्राम्स। लेकिन सवाल में देखो क्या लिया हुआ है कि 12 ग्राम कार्बन को जलाने के लिए हम क्या ले रहे हैं 40 ग्राम ऑक्सीजन ले रहे हैं। इस बेसिक केमिकल रिएक्शन से हमें यह पता चल गया कि 12 ग्राम कार्बन को जलाने के लिए कितनी टोटल ऑक्सीजन चाहिए 32 ग्राम्स चाहिए। लेकिन सवाल में कितनी ले रहे हैं 40 ग्राम ले रहे हैं, मतलब 8 ग्राम ज्यादा ऑक्सीजन हम ले रहे हैं 12 ग्राम कार्बन को जलाने के लिए। तो जब ये रिएक्शन हो जाएगी ना बेटा, तो आपको 44 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड तो मिल जाएगी, 44 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड तो मिल जाएगी, पर उसके साथ आपको 8 ग्राम रिमेनिंग ऑक्सीजन भी तो मिलेगी। मोस्टली बच्चे क्या करेंगे, ऑप्शन ए को देख के खुश हो जाएंगे और उसी को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ना, ये गलती नहीं करना, ये गलती नहीं करना है तुम्हें, क्योंकि यहाँ पर 12 ग्राम कार्बन को जलाने के लिए कंप्लीटली जो ऑक्सीजन ली जा रही है वो ज्यादा ली जा रही है। तो ऐसा नहीं कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं बनेगी, वो तो बिल्कुल बनेगी, बट उसके अलावा जो एक्सेस ऑक्सीजन आपने लिया ना वो भी आपको मिलेगी रिएक्शन के बाद, दैट इज 8 ग्राम। क्योंकि 12 ग्राम को जलाने के लिए कार्बन को आपको 32 ग्राम चाहिए है ऑक्सीजन, आप ले रहे हो 40, 8 ग्राम ज्यादा ले रहे हो, तो 44 ग्राम्स आपको कार्बन डाइऑक्साइड तो मिल जाएगी, लेकिन उसके साथ में 8 ग्राम ऑक्सीजन जो आपने एक्स्ट्रा लेके रखी है वो भी मिलेगी रिएक्शन के बाद, ठीक है। चलिए, तो इस सवाल का जवाब ऑप्शन ए एंड बी दोनों हो गए, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गलत स्टेटमेंट बेटा यहाँ पर आपको चूज करना है, करेक्ट नहीं इनकरेक्ट, ठीक है। द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर आर एटम्स, सही बात है, हर मैटर किसका बना है, एटम्स का ही बना है। एटम्स आर वेरी स्मॉल, दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज, सही बात है, बहुत छोटे होते हैं। द साइज ऑफ एन एटम इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर्स, नहीं, एटम्स के साइज को बेटा अपन मीटर्स में एक्सप्रेस नहीं करते हैं, नैनोमीटर में करेंगे, पिकोमीटर में करेंगे, एंगस्ट्रॉम में करेंगे, मीटर में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो ये गलत है स्टेटमेंट। गलत है मतलब क्या, यही होगा हमारे सवाल का सही जवाब, क्योंकि हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा है। लेकिन एक बार हम क्या करेंगे, नीचे वाला स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। एन एटम ऑफ हाइड्रोजन हैज़ द रेडियस ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁻10 मीटर। देखो यहाँ पर भी मीटर्स में एक्सप्रेस नहीं किया गया है, मतलब 10⁻⁻10 के उसमें बोला गया है, ठीक है, एंगस्ट्रॉम बेसिकली है यहाँ पर। तो ऑप्शन सी का स्टेटमेंट गलत है, गलत है, हम उसी को चूज करेंगे। चलिए, नाउ द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस इज, बहुत अच्छा सवाल है बेटा।
एक मोल जो होता है किसी भी आप सब्सटेंस का ले लो, उसमें एवोगैड्रो नंबर के बराबर क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। जैसे कि एक मोल आपने कोई गैस ली है, उसमें कितने उसके एटम्स होंगे, तो 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ पर आपके पास एक ट्राई एटॉमिक गैस है। ट्राई एटॉमिक गैस का मतलब समझ रहे हो ना बेटा, कि इस गैस के एक मॉलिक्यूल में आपको 3 एटम्स मिलेंगे। जैसे कि ओजोन गैस है, ओजोन गैस, ठीक है। ओजोन गैस जो होती है बेटा, वो एक ट्राई एटॉमिक गैस होती है, यानी कि उसके एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के आपको 3 एटम्स देखने को मिलते हैं। तो ट्राई एटॉमिक का मतलब समझ गए ना, कि एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक ऐसी ही ट्राई एटॉमिक गैस के बारे में बोला जा रहा है कि उसके 0.1 मोल नहीं, 0.1 मोल में कितने एटम्स आपको मिलेंगे, आपसे पूछा गया है। तो एक मोल जो है ट्राई एटॉमिक गैस का, उसमें कितने एटम्स होंगे बेटा, 3 इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, इतने ही एटम्स होंगे, क्योंकि ट्राई एटॉमिक गैस है ना बेटा, ट्राई एटॉमिक गैस है जिसके एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स होते हैं। तो एक मोल में कितने एटम्स हो जाएंगे, एक मोल में कितने एटम्स हो जाएंगे, 3 इंटू 3 क्यों लगाया, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में उसके 3 एटम्स हैं। तो 1 मोल में कितने एटम्स होंगे, 3 इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो ट्राई एटॉमिक गैस के एक मोल में इतने एटम्स होते हैं। तो 0.1 मोल में कितने एटम्स हो जाएंगे, 0.1 मोल में कितने एटम्स हो जाएंगे, x हो जाएंगे। अब क्या करो, क्रिस क्रॉस कर दो, x को ले जाओ यहाँ, 0.1 को ले जाओ यहाँ, तो x इज इक्वल्स टू 0.1 इंटू 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ये डेसिमल हटाओ, नीचे आ जाएगा एक जीरो, नीचे का एक जीरो 23 के एक जीरो से कट जाएगा। इसको कर लो, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 0 ज़ा 6, 3 ज़ा 18 इंटू 10⁻22। तो 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस में कितने एटम्स होंगे, 18.066 इंटू 10⁻22। अगर आप 8 को भी डेसिमल के अंदर ले जाओगे तो फिर यहाँ पर पावर 23 हो सकती है, ठीक है। यानी कि 1.8, आप इसको और कैसे लिख सकते हो, 1.806 इंटू 10⁻23 एटम्स, ऐसे भी लिख सकते हो। और ऑप्शन में मेरे ख्याल से ऐसे ही दिया हुआ है ना, ये देखो, ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट। तो ट्राई एटॉमिक गैस है, इसलिए उसके एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स होंगे, तो उसके एक मोल में कितने एटम्स हो जाएंगे, एवोगैड्रो नंबर के से आपको मल्टीप्लाई करना होगा 3। तो 0.1 मोल में कितने हो जाएंगे, x, क्रिस क्रॉस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा इतना, ठीक है। चलो अगले सवाल पर आते हैं। ऑल राइट, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। लिस्ट 1 में देखो क्या क्या दिया हुआ है, 0.25 मोल ऑक्सीजन, 8 ग्राम वाटर, 46 ग्राम सोडियम एटम और 1 मोल कार्बन एटम। लिस्ट 2 में क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स हैं, ठीक है। चलो तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं 0.25 मोल ऑक्सीजन में बेटा, 0.25, अब ऑक्सीजन क्या है, गैस है, तो उसमें आपको क्या मिलेंगे, एटम्स ही मिलेंगे, है ना, एटम्स ही मिलेंगे। तो सवाल आपसे ये है कि 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन में कितने एटम्स होंगे। तो देखो ऑक्सीजन के 1 मोल में, ऑक्सीजन के 1 मोल में आपको मिलेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ऑक्सीजन के एक मोल में आपको इतने एटम्स मिलेंगे। तो 0.25 मोल में कितने मिल जाएंगे बेटा, 0.25 मोल में कितने मिल जाएंगे, x के बराबर। अब क्रिस क्रॉस कर दो, x को यहाँ ले जाओ, 0.25 को वहाँ ले जाओ, तो x इज इक्वल्स टू 0.25 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। डेसिमल हटाओ, नीचे आ जाएंगे 2 जीरो, नीचे के 2 जीरो 23 से कटेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, 25 इंटू 6.022 इंटू 10⁻21। अब जरा इसको अपन सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, ठीक है, करके देखें। 2 मिनट रुकना बेटा, 2 मिनट देना मुझे। अच्छा,
यहाँ पर एक छोटा सा बेटा मैं करेक्शन कर रही हूँ, एक छोटा सा मैं करेक्शन कर रही हूँ, क्योंकि ऑक्सीजन गैस है ना, तो यहाँ पे हमें उसके मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, एटम्स नहीं, सॉरी एटम्स अगर करेंगे तो फिर तो 2 से इंटू करना पड़ेगा, यहाँ पर आप मॉलिक्यूल्स कर लो। सिंस ऑक्सीजन इज अ गैस तो यहाँ पर अपन मॉलिक्यूल्स निकाल रहे हैं अपन, ठीक है। तो ऑक्सीजन गैस के 1 मोल में आपको उसके कितने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, एवोगैड्रो नंबर के बराबर 6.02 × 10⁻23, तो उसके 0.25 मोल में आपको उसके कितने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो यहाँ से जब आप करोगे तो आपका 150 क्या आ रहा था, 150.55 × 10⁻23 अंदर ले लो, ठीक है, 2 डेसिमल 50 को डेसिमल के अंदर ले लो, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। क्या ये ऑप्शन में है, हाँ ये देखो ये, तो P को हम जोड़ देंगे किसके साथ, 2 के साथ, कि 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन में कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे 1.505 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। फिर क्या आपके पास पानी है बेटा, तो पानी एक कंपाउंड है, तो कंपाउंड में भी आपको मॉलिक्यूल्स ही निकालने हैं, है ना, आ जाओ निकालते हैं। सबसे पहले अपन नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें। कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो पानी का मास कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास, हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1U, तो 2 एटम का मास कितना हो जाएगा 2U, प्लस ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16U 18U, इसको आप 18 ग्राम भी लिख सकते हो, है ना। तो पानी का जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है बेटा वो कितना आ गया है 18 ग्राम, गिवन मास भी कितना है 18 ही है, तो काट कूट के कितना आ जाएगा 1, यानी कि 1 मोल। तो पानी के 1 मोल में बेटा, पानी के 1 मोल में, ठीक है, तुम्हें कितने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे 6 एवोगैड्रो नंबर के बराबर 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। क्या ये ऑप्शन में है, हाँ बिल्कुल में है, ये वाला देखो। तो Q को आप जोड़ दोगे 1 के साथ, कि सबसे पहले हमने क्या करा, 18 ग्राम पानी में कितने मोल्स आ रहे हैं वो निकाल लिए, कैसे, गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, कितना आ गया 1 मोल। तो 1 मोल में तो सबको पता है कि कितने मॉलिक्यूल्स आते हैं एवोगैड्रो नंबर के बराबर, दैट इज 6.022 × 10⁻23, वो अपन ने लिख दिया। नेक्स्ट है 46 ग्राम्स ऑफ सोडियम एटम। अब यहाँ पर तो आपको एटम्स ही निकालने हैं क्योंकि सोडियम है, ठीक है। तो कैसे, सबसे पहले अपन वही नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर, या क्योंकि यहाँ पर एटम्स निकालने हैं तो ग्राम एटॉमिक मास आ जाएगा, यहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास। गिवन मास कितना है बेटा 46 ग्राम दिया हुआ है, और सोडियम के एक एटम का मास कितना होता है 23U, है ना, सोडियम के एक एटम का मास कितना होता है 23U, ग्राम्स में कितना आ जाएगा 23 ग्राम्स, तो नीचे आ जाएगा 23 ग्राम, ग्राम से ग्राम कटा, 23 × 2 कितना होता है 46, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए कितने 2। तो सोडियम के 1 मोल में, सोडियम के 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं 6.022 × 10⁻23 एटम्स होते हैं। हमारे पास 46 ग्राम ऑफ सोडियम में कितने मोल्स आ गए हैं 2 मोल्स आ गए, तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे बेटा, 2 मोल्स में कितने हो जाएंगे 2 × एवोगैड्रो नंबर कर दो, कितना आ जाएगा 12.022 × 10⁻23 एटम्स, ऑप्शन में है, हाँ ये 12.044 × 10⁻23, तो Q को अपन जोड़ देंगे 4 के साथ, है ना। तो गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास से अपन ने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, 1 मोल में इतने एटम्स, तो 2 मोल में इंटू 2 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 12.044 × 10⁻23 एटम्स। लास्ट क्या बचा 1 मोल ऑफ कार्बन। तो 1 मोल ऑफ कार्बन में तो देखो बेटा ऐसा है कि एवोगैड्रो नंबर के बराबर ही क्या होंगे एटम्स होंगे, तो यहाँ पर तो कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो P का 2 Q का 1, P का 2 Q का 1, यहाँ पर तो एक ही है ऑप्शन, एंड दैट इज ऑप्शन बी। R का 4 और S का 3, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑब्जर्व द गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप। ये देखो बेटा आपकी एनसीईआरटी बुक की एक्टिविटी से ही सवाल बनाया गया है। In which the ignition tube containing solution of X is dipped in a conical flask containing solution of Y.
tilt and swirl the flask so that both the solutions get mixed. According to the law of conservation of mass, what could be solution x and y? भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि मासेस रिएक्शन में कंजर्व्ड रहने चाहिए. जो एलिमेंट्स आपके पास रिएक्शन के पहले होते हैं एग्जैक्टली वही एलिमेंट्स आपको रिएक्शन के बाद भी मिलने चाहिए. कोई नया एलिमेंट नहीं आ जाएगा रिएक्शन में. कोई एलिमेंट ऐसा नहीं होगा कि चला जाए रिएक्शन के बाद, है ना. तो जितने एलिमेंट्स आपके पास पहले होते हैं रिएक्शन में उतने ही आपको रिएक्शन के बाद भी मिलने चाहिए. हर एक एलिमेंट के एटम्स जितने भी होते हैं रिएक्शन के पहले एग्जैक्टली उतने ही एटम्स उस एलिमेंट के आपको रिएक्शन के बाद भी मिलने चाहिए. तो मान लो अगर यहाँ पर हम कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन करवा दें, ठीक है, तो पता है होगा क्या. यहाँ पर सोडियम आयन आ जाएगा कॉपर आयन की जगह पे और कॉपर आ जाएगा सोडियम आयन की जगह पे. तो यहाँ पर बन जाएगा तुम्हारा सोडियम सल्फेट और बन जाएगा यहाँ पर तुम्हारा कॉपर कार्बोनेट. ये पेन आई होप तुम्हें कलर दिख जाए. ये देखो, अब देखो लेफ्ट साइड में कॉपर का एक एटम है, राइट में भी एक ही है. सोडियम के 2 एटम्स हैं, यहाँ पर भी 2 हैं. कार्बन का एक है, यहाँ पर भी एक है. ऑक्सीजन के यहाँ पर देखो कितने एटम्स है, 4 + 3 7. यहाँ पर भी 4 + 3 7 हैं. सल्फर का एक एक एटम है. यानी कि रिएक्शन कैसी है अपनी, बिल्कुल सही है कि जितने एलिमेंट्स पहले थे उतने ही बाद में भी हैं. हर एक एलिमेंट के जितने एटम्स थे, ठीक है, रिएक्शन के पहले एग्जैक्टली उतने ही एटम्स आपको रिएक्शन के बाद भी मिल रहे हैं. तो ये पॉसिबल है कॉम्बिनेशन. सेकेंड में क्या हो रहा है, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट. बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट. यहाँ पर भी बेटा पता है क्या होगा, सोडियम आयन आ जाएगा बेरियम आयन की जगह पे, बेरियम आ जाएगा सोडियम आयन की जगह पे. तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट बन जाएगा और सोडियम क्लोराइड बन जाएगा. इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर लगा देंगे 2 नंबर, क्योंकि देखो लेफ्ट साइड में सोडियम के 2 एटम्स है तो यहाँ भी 2 होने चाहिए. तो यहाँ पर हमने कोफिशिएंट लगा दिया कितना, 2. तो क्लोरीन के देखो यहाँ भी 2 एटम्स हो गए, यहाँ भी 2 एटम्स, बेरियम का एक एक एटम हो गया, सल्फर का एक एक एटम हो गया, ऑक्सीजन के 4 एटम्स हो गए. तो ये कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल है. तीसरे में क्या है, लेड नाइट्रेट लिया हुआ है, सोडियम क्लोराइड लिया हुआ है. लेड नाइट्रेट लिया हुआ है और सोडियम क्लोराइड लिया हुआ है. यहाँ पर भी सोडियम आयन आ जाएगा लेड आयन की जगह पे, लेड आ जाएगा सोडियम आयन की जगह पे. तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा और लेड क्लोराइड बन जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे बेटा, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर जो है ना ऐसे कोफिशिएंट लगा देंगे. तो देखो क्लोरीन के 2 एटम्स यहाँ पर भी 2 एटम, सोडियम के 2 एटम यहाँ पर भी 2 एटम, और नाइट्रोजन के देखो यहाँ पर 2 एटम, यहाँ पर भी 2 एटम हो गए. ऑक्सीजन के यहाँ पे देखो 6 एटम्स हैं, यहाँ पर भी 6 हो गए. तो ये कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल है, यानी कि इसका ऑप्शन डी होगा सही जवाब. ऑल ऑफ दीज कॉम्बिनेशन जो है वो पॉसिबल है. यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है. ठीक है, नेक्स्ट 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम कंटेन्स. अब ये चाहती हूँ कि मैं आप थोड़ा सा खुद भी सॉल्व करके देखो. ठीक है, यहाँ पर आप थोड़ा खुद भी सॉल्व करके देखो कितना आ सकता है, कितना आ सकता है, कितना आ सकता है, थोड़ा सोचो. हीलियम है तो बेटा यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, एटम्स निकाल लेंगे. सबसे पहले उसके लिए नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास. गिवन मास कितना है, 52 ग्राम्स. हीलियम के एटम का या ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है हीलियम का, 4 ग्राम. हीलियम के एक एटम का मास 4 ही होता है, ग्राम एटॉमिक मास में वो 4 ग्राम्स हो जाएगा. तो गिवन मास बाय ग्राम एटॉमिक मास 2 से जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 13. ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 13. तो 1 मोल में हीलियम के एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम्स होंगे. तो 13 मोल में कितने हो जाएंगे, 13 मोल में कितने हो जाएंगे, x. इसको क्रिस क्रॉस कर दो. तो x इज इक्वल्स टू 13 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23. ये देखो, इसको तो सॉल्व भी नहीं करना है. ये बेटा ये 10⁻23 ऊपर आएगा, नीचे कंफ्यूज मत हो जाना. ठीक है,
तो सबसे पहले हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले, गिवन मास बाय ग्राम एटॉमिक मास कर दिया, 52 ग्राम मास गिवन है, ग्राम एटॉमिक मास यू की जगह पे बस जी लगा दो, हीलियम के एक एटम का मास 4u होता है, तो ग्राम्स में कितना हो जाएगा 4 ग्राम्स, वो लिख दो, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, इन अ कंपाउंड सच एज वाटर द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8। सही बात है। पानी में बेटा, पानी के देखो एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए आपको हाइड्रोजन के 2 एटम्स चाहिए हैं और ऑक्सीजन का एक ही एटम चाहिए है ना। 2 एटम्स चाहिए आपको हाइड्रोजन के, पानी के एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, और ऑक्सीजन का एक ही एटम चाहिए। 2 एटम्स का मास कितना होता है बेटा, एक एटम का मास होता है हाइड्रोजन के 1u, 2 का कितना हो जाएगा 2u। ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है 16u, u से u कटा, 1 8 जा 16, तो देखो रेशो कितना आया 1:8। कहीं का भी पानी हो, पानी बनाने के लिए हमेशा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अपने मासेस के इस फिक्स रेशियो में ही आकर के कंबाइन होते हैं। बिल्कुल सही बात है। इफ 9 grams of water is decomposed, 1 gram of hydrogen and 8 grams of oxygen are always obtained। सही बात है बेटा। जैसे कि अपन ने देखा ना कि पानी को बनाने के लिए हमेशा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अपने मासेस के इसी प्रोपोर्शन में आकर के जुड़ेंगे। तो अगर यहाँ पर क्या हो रहा है, पानी टूट रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस बनेंगी। भाई पानी टूटेगा तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस बनेंगी। और क्या बोला जा रहा है कि अगर 9 ग्राम पानी टूटेगा तो 1 ग्राम बनेगा हाइड्रोजन और 8 ग्राम बनेगी ऑक्सीजन। क्यों भाई, वही वाली बात होगी ना कि हमेशा ये अपने मासेस के इसी रेशियो में आकर के कंबाइन होते हैं, 1:8। तो जब पानी टूटेगा तो 1 पार्ट आपको मिलेगा हाइड्रोजन का और 8 मिलेंगे ऑक्सीजन के। ये भी बिल्कुल सही है। इफ अमोनिया, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द, ना ये गलत हो गया। अमोनिया में बेटा, अमोनिया में नाइट्रोजन का एक एटम होता है, हाइड्रोजन के 3 एटम्स होते हैं। नाइट्रोजन के एक एटम का मास होता है 14u और हाइड्रोजन के 3 एटम्स का मास होता है 3u। तो इनके मासेस का रेशियो क्या होता है 14/3। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 3:14 लिखा हुआ है। ये गलत है, गलत है, इसलिए हमारे सवाल का सही जवाब ये होगा क्योंकि हमसे यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ही चूज करने के लिए बोला गया। Many compounds are composed of 2 or more elements and each such compound has the same elements in same proportion। सही बात है। कई सारे कंपाउंड्स होते हैं जिनको बनाने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स आते हैं और वो हमेशा सेम अपने मासेस के फिक्स प्रोपोर्शन में ही आकर के कंबाइन होते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन अपन इसको बोलते हैं, है ना। तो गलत स्टेटमेंट ऑप्शन सी था, उसको अपन ने चूज कर लिया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड वे द हाईएस्ट। 4 यहाँ पर देखो ऑप्शन दिए हुए हैं, इन सब के बेटा आपको क्या करने हैं, मास निकालने हैं। वे बोला ना कि इनमें से कौन सा हाईएस्ट वे करेगा, मतलब मास ज्यादा किसका होगा। आ जाओ निकालते हैं। 0.2 मोल्स ऑफ सुक्रोज। ठीक है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सुक्रोज का जो एक मॉलिक्यूल है बेटा, सुक्रोज का जो एक मॉलिक्यूल बनता है उसका कितना मास, मतलब उसका मोलिकुलर मास कितना आता है, तो C12H22O11। कार्बन के एक एटम का मास 12U होता है, तो 12 एटम्स का मास कितना हो जाएगा 12 × 12 144U। हाइड्रोजन के इतने सारे एटम्स का मास 22 एटम्स का मास 22U। ऑक्सीजन के 11 एटम्स का मास कितना हो जाएगा बेटा 11 × 16 कर दो, 1 6 जा 6 1 6 जा 6 1 1 जा 1 1 1 जा 1 176। तो यहाँ पर आ जाएगा 176। अब इसको ऐड कर दो 14U 22U 176U, ये हो जाएगा कितना 10 12, ये हो जाएगा 9 10 11 140। ये मैंने कुछ गड़बड़ किया है, रुको 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 रुको, ये नहीं आएगा। 144U 22 और 176। अब करना बेटा 12, ये हो जाएगा 9 10 14 और ये हो जाएगा 1 2 3 342U। ये एक मॉलिक्यूल का मास आ गया है। ठीक है बेटा, ये एक मॉलिक्यूल का मास आ गया है आपके पास। ये जो सुक्रोज है ना C12H22O11,
इसके एक मॉलिक्यूल का मास आ गया आपके पास कितना, 342U। अब आपको बताना है कि 0.2 मोल्स जो होंगे सुक्रोज के, उनका मास कितना होगा। चलो मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, आप ज़रा पता लगाने की कोशिश करो। थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करो, दिमाग लगाओ, फिर मैं बताती हूँ। थोड़ा सा सोचो, आ जाएगा, इतना मुश्किल भी नहीं है, फिर मैं तो बताऊंगी ही। भाई देखो, मैंने आपको ये बता दिया ना कि इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया, 342U। तो उसको अपन अगर ग्राम मॉलिक्यूलर मास ले लें तो U की जगह पे G आ जाएगा, 342 ग्राम्स। तो 1 मोल ऑफ सुक्रोज में, 1 मोल ऑफ सुक्रोज जो है बेटा, उसका मास किसके बराबर होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के, दैट इज 342 ग्राम्स। तो 0.2 है, अच्छा 0.2 मोल का मास कितना हो जाएगा, x कर लो, क्रिस क्रॉस करोगे तो x इज इक्वल्स टू 0.2 इंटू 342, कितना आ जाएगा, 4 2 2 4 4 2 8 2 6, इतना। तो सबसे पहले हमने मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया सुक्रोज का, कितना आया, 342U आ गया। ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना जाएगा, U की जगह पे G लगा दो, 342 ग्राम्स। 1 मोल कितने बराबर होता है, 342 ग्राम्स के, तो 0.2 मोल कितने के बराबर हो जाएगा, x के बराबर, क्रिस क्रॉस करके निकालो, कितना आ जाएगा, 68.4 ग्राम्स। अब बात करते हैं 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की, सेम तरीके से निकालेंगे। पहले निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास, कार्बन के एक एटम का मास 12U, ऑक्सीजन के 2 एटम्स का मास 32U, कितना हो जाएगा, 44 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 44 ग्राम्स। अब मास निकालने के लिए 1 मोल बराबर होता है कार्बन डाइऑक्साइड के 44 ग्राम्स के बराबर, तो 2 मोल कितने के बराबर हो जाएगा, क्रिस क्रॉस करके 2 इंटू 44 कर दो, कितना आ जाएगा, 88 ग्राम्स। फिर 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, सबसे पहले क्या करेंगे, वही निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास। कैल्शियम के एक एटम का मास कितना होता है बेटा, 40U, कार्बन के एक एटम का मास 12U और ऑक्सीजन के 3 एटम्स का मास 48U, कितना हो जाएगा ये, 10 हो जाएगा ये। फिर इसके बाद में 8 9 10 100U, ठीक है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 100 ग्राम्स। तो 1 मोल में ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बराबर होता है 100 ग्राम्स के, तो 2 मोल्स कितने के बराबर हो जाएगा बेटा, 2 इंटू 100, दैट इज 200 ग्राम्स। तो अभी तक तो सबसे ज़्यादा भारी कौन है, यही है, 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। लास्ट क्या है, 10 मोल्स ऑफ वाटर। तो पानी का 1 मोल किसके बराबर होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के, जो कि कितना होता है, 18 ग्राम्स। तो 10 मोल्स कितने के बराबर हो जाएंगे, x के, क्रिस क्रॉस कर दो, 10 इंटू 180, कितना हो जाएगा, 180 ग्राम्स। तो देखो सबसे ज़्यादा वजन किसका आ रहा है, 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का, दैट इज 200 ग्राम्स। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वही वे करेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैच द कॉलम बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, यहाँ पर एलिमेंट्स के मासेस का रेशियो बताना है। तो पानी का तो आपको पता है कितना होता है, 1:8, तो ए को आप जोड़ दोगे 2 के साथ। अमोनिया को भी हमने डिस्कस किया था, 14:3, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बेटा, कार्बन के एक एटम का मास 12U और ऑक्सीजन के 2 एटम्स का मास 32U, तो ये 3:8 आ जाएगा। तो सी को जोड़ोगे 4 के साथ। लास्ट क्या बचा, डी, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर के एक एटम का मास 32U, ऑक्सीजन के 2 एटम्स का मास 32U, 1:1 आ जाएगा, तो इसको जोड़ दोगे 3 के साथ।
तो करेक्ट ऑप्शन क्या यहाँ पर अब बनेगा आपका, जो भी बनेगा दिख नहीं रहा है, जोड़ लेना ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वन एटॉमिक मास यूनिट इज मास ऑफ एन एटम इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। सही बात है। C12 आइसोटोप एटम जो होता है बेटा, उसको अपन स्टैंडर्ड लेते हैं किसी भी एटम के मास को निकालने के लिए। तो अगर किसी एटम का मास कितना आ रहा है, 1U आ रहा है, 1 एटॉमिक मास यूनिट आ रहा है, इसका मतलब क्या कि उसका जो मास होगा वो कार्बन C12 आइसोटोप एटम के मास के 1/12 हिस्से के बराबर होगा। बिल्कुल सही बात है। रीज़न भी बिल्कुल सही है कि C12 आइसोटोप को अपन क्या करते हैं, एज अ स्टैंडर्ड लेते हैं मास निकालने के लिए। ऑप्शन ए को अपन यहाँ पर चूज करेंगे। नेक्स्ट, प्योर वाटर obtained from different sources such as river, well, spring, sea, etc. always contain hydrogen and oxygen combined in the ratio of this. Reason, a chemical compound always contains same elements combined in a fixed. सही बात है बेटा। पानी कहीं, देखो असर्शन ये बोल रहा है पानी आप कहीं का भी ले लो, कुएं का ले लो, तालाब का ले लो, बारिश का ले लो, हमेशा उस पानी को बनाने के लिए जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम आएंगे ना, जो भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आएगा वो अपने मासेस के हमेशा इस फिक्स रेशियो में ही आएगा, 1:8, क्योंकि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी तो यही बोलता है कि जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो उसको बनाने वाले एलिमेंट्स और वो जिस मासेस के रेशियो में आकर के कंबाइन होते हैं वो रेशियो भी क्या होता है, हमेशा फिक्स रहता है। तो असर्शन से ये रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए को मार्क करके आगे बढ़ते हैं। विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन्स लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन? Atoms of an element do not change during chemical reaction. An element consists of atoms having fixed mass and numbers and kinds of atoms in a given compound is fixed. ये स्टेटमेंट बिल्कुल बेटा सही कर रहा है एक्सप्लेन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी को, है ना, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कि जो भी कंपाउंड बन रहा है उसको बनाने वाले एलिमेंट्स फिक्स होते हैं, वो एलिमेंट्स हमेशा मासेस के एक फिक्स रेशियो में ही आकर के कंबाइन होते हैं। ठीक है। Which is an example of polyatomic ion? Polyatomic ion बेटा, polyatomic सॉरी मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए बहुत सारे एटम्स आए हैं। तो S8 सल्फर के इस मॉलिक्यूल को बनाने के लिए 8 एटम्स आ रहे हैं, तो ये भी है एक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। नाइट्रिक एसिड है ये बेटा, इसको बनाने के लिए भी देखो 5 एटम्स आ रहे हैं, ये भी पॉलीएटॉमिक है। ये एथेनॉल है, अल्कोहल, इसके भी एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए देखो इतने सारे एटम्स आ रहे हैं, कार्बन के 2, ऑक्सीजन का 1, हाइड्रोजन के 6, तो ये भी एक पॉलीएटॉमिक आयन है, यानी कि ऑप्शन डी है यहाँ पर हम चूज करेंगे कि सारे ही पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड X3Y, द वैलेंसीज ऑफ एलिमेंट X एंड Y विल बी रिस्पेक्टिवली। X3Y कंपाउंड है बेटा, तो X एंड Y की वैलेंसी कितनी होगी, क्रिस क्रॉस हो रहा है। X के पास जो 3 आया है वो Y है, Y का है, और Y के पास जो 1 आया है वो एक्चुअली X का है। तो X की वैलेंसी है 1 और Y की है 3, 1 और 3, यानी कि ऑप्शन ए। एलिमेंट्स आर्गन एंड कैल्शियम आर आइसोबार्स। आइसोबार्स जिनके मास नंबर बराबर होते हैं ना, देखो इसका भी 40 है, इसका भी 40 है, तो मास नंबर बराबर है जिसका, उनको अपन आइसोबार्स बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ कैटायन? कैटायन बेटा मतलब पॉजिटिव आयन, तो पॉजिटिव आयन तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन का ही बन रहा है, वो ये कैटायन। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का बेटा केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3, ऑप्शन बी। दैट्स इट, आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, जहाँ पर हम कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे अपने चैप्टर के। ओके बाय।